सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा आज का विषय है मंदिर नहीं मदिरालय जरूरी। चौंक सकते हैं आप शीर्षक पर इस समय देश की जो हालत है, देश में जो व्यवस्था है, उसके लिए इससे उपयुक्त शीर्षक बहस के लिए हमसे सूझा नहीं। 2 दिन पहले हमने बहस की थी शराब भरोसे सरकार पर उतने से बात बनी नहीं, इसलिए एक बार फिर उसी विषय को लेकर आपके बीच में है। इस समय देश की मौजूदा तस्वीरें कह रही हैं कि 25 मार्च से कोरोना महामारी से निपटने जारी लॉकडाउन में मंदिर से लेकर दुकानें तक बंद रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब दुकानों को खोलने के फैसले ने इस नई बहस को जन्म दे दिया है। शराब खरीदने उमड़ी भीड़ को देखकर यही सवाल उठ रहा है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब बिक्री के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और क्या जिस महामारी से बचने के लिए देश की 1.25 अरब जनता अपने घरों में कैद रही, शराब दुकानों से उसका संक्रमण नहीं फैलेगा? और यदि ऐसा है तो क्या माना जाए कि सरकारों के लिए खजाना भरना लोगों की जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? इसके साथ ही सबसे रोचक बात यह है कि गुजरात बिहार को छोड़कर करीब सभी राज्यों में शराब दुकानें खुली हुई हैं और सियासी दल जिस राज्य में विपक्ष की भूमिका में हैं वो विरोध कर रहे हैं, जबकि उसी दल की सत्ता वाले राज्य के बारे में बोलने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी अहम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन चर्चा को शुरू करें उन खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र शराब को लेकर ही है। प्रख्यात जैन मुनि तरुण सागर जी ये कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट क्यों फाड़ रहे हो? शराब की बिक्री पर कहा कि सरकार कहती है कि इससे हमें राजस्व मिलता है। शराब से राजस्व नहीं, राक्षस पैदा होते हैं। लूट, चोरी, डकैती और बलात्कार आदि घटनाएं शराब पीने के बाद ही होती है। मुनि तरुण सागर जी महाराज ने जो ये कहा, इस पर आम जनता के बीच में क्या विचार आया, क्या उसका प्रभाव पड़ा, ये अलग बहस का विषय है, पर सरकार पर इसका कोई असर है ऐसा दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। चीन से निकले मौत के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंतर्गत जिस तरीके से हाहाकार मचा रखा है, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह महामारी हमारे देश में भी 1700 जाने ले चुकी है। 50,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सरकार की लगातार नीति ये थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ ने शब्द दिया कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरे देश में काम धंधे सब बंद करा दिए गए। 45 दिन से कमोबेश यही स्थिति देश में देखने को मिली। पर उसके बाद सरकार ने केंद्र स्तर पर स्वीकृति दी। हर राज्य सरकार लगभग लालायित बैठी हुई थी, उसने अपने यहां शराब की दुकानें खोल दी। 2 दिन से दृश्य देखिए तो ऐसे दृश्य तो कभी मंदिर मस्जिद के बाहर देखने को नहीं मिले जैसे शराब दुकानों के बाहर देखने को मिल रहे हैं। भीड़ उमड़ पड़ रही है, टूट रही है, और उसी के साथ साथ वो अवधारणा भी टूट गई जिसके अंतर्गत ये चाहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम अपने देश को कोरोना की महामारी से बचा लेंगे। बड़े पैमाने पर आंकड़े आ रहे हैं। जो पहले 1000, 1500 की संख्या थी, पिछले 2 दिन 3 दिन से 3-3, 4-4 हजार के आंकड़े पहुंच रहे हैं। कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को? रमजान का मौका है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की देश में इजाजत नहीं है, मंदिर में जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा है। पर वही सरकारें जिन्होंने ये फैसले लिए, उन्हें इसमें कोई गुरेज नहीं हुआ कि हाँ शराब की दुकानें खोल दी जाएं और लोग आएं और जितनी चाहें उतनी शराब ले जाएं। जितनी चाहें इसलिए क्योंकि हमें बोरियों में भर भर कर भी शराब की बोतल ले जाते हुए दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ में। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के विचारवान मंत्री रविंद्र चौबे जी। मैं केवल उन्हें मंत्री नहीं कह रहा हूं, विचारवान कह रहा हूं, क्योंकि हर विषय पर वो अपने विचार के साथ में स्पष्टता से राय रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। अपनी प्रखरता के लिए एक अलग पहचान रखने वाली हरियाणा की दिग्गज कांग्रेस नेत्री, जो पहले आबकारी मंत्री भी रह चुकी हैं, बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। जो लोग हरियाणा को जानते हैं वो जानते हैं कि बंसीलाल का मतलब क्या होता है। उनकी बहू है, पुत्रवधू हैं, वह भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से वरिष्ठ विधायक मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। और निष्पक्ष राय देने के लिए एक खास पैनलिस्ट हमारी चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं, बिहार में हिंदुस्तान अखबार के राज्य संपादक कृष्णकांत उपाध्याय जी। कृष्णकांत जी की मौजूदगी यहां पर इसलिए है क्योंकि बिहार ने एक मिसाल कायम की है पिछले 3 साल में कि बिना शराब के भी राज्य चल सकता है। शराबबंदी का सफल प्रयोग बिहार में इस समय नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं। कैसे वो कर पा रहे हैं, क्या उसके परिणाम है, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ में के उपाध्याय जी जुड़े। चर्चा की शुरुआत मैं रविंद्र चौबे जी से करता हूं।
और रविंद्र जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस, जिसका एक इतिहास रहा, हम 2 दिन पहले जब कार्यक्रम कर रहे थे तो हमने कहा कि कांग्रेस में ये परंपरा थी कि कांग्रेस की कार्य समिति का सदस्य वो बनता था जो शराब ना पीने का संकल्प लेता था, नशा ना करने का संकल्प लेता था। वही कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में विरोध कर रही है शराब दुकानें खोलने का, पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वही सरकार, वही कांग्रेस निशाने पर है। धर्मलाल कौशिक जी कल से पत्रकार वार्ताएं ले रहे हैं, रमन सिंह अभी राजनांदगांव से पत्रकार वार्ता लेके लौटे हैं, ब्रजभवन अग्रवाल जी ने अभी रायपुर में दहाड़ लगाई है, सब आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। जानना चाहता हूं, इतने लोगों के निशाने पर हैं, इतने बड़े विचार के आप लोग अनुयायी हैं, देश के सच्चे सिपाही होने का दावा करते हैं, और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में आप भी शराब दुकानों को खोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं देश को और प्रदेश को? पहली बात तो ये, आपने जो प्रश्न की शुरुआत में कांग्रेस की नीतियों पे कहा, आज भी हिंदुस्तान में कांग्रेस की नीतियां बदली नहीं है। हम उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं जो आज़ादी के समय से हमने अंगीकार किया था। जहां तक 3 छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया कि 2 दिन से लगातार प्रेस में शराब के दुकान खोले जाने के विरोध में अपनी बातें कह रहे हैं। कभी इन लोगों से एक आध प्रश्न वापस पूछ तो लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ तक शराब की आय को बढ़ाने के लिए कितना योगदान इन तीनों नेताओं ने दिया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इसलिए इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं, लेकिन जो आपने बेहद आज आवश्यक चर्चा की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, इसमें 2-3 बातों पे विचार करना पड़ेगा। हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अभी 45 दिन के लॉकडाउन में भी शराब की कोई दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से किस प्रकार से अवैध शराब की आवाजाही शुरू हो गई थी। निश्चित रूप से प्रशासन ने, पुलिस ने, आबकारी विभाग ने कार्रवाई करने की कोशिश की। सारे राज्यों में अगर शराब दुकान खुल सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ को अवैध शराब का बाजार नहीं बनाना चाहते, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात यह है कि देश में लॉकडाउन लगा, केंद्र के एडवाइजरी का हम सब लोगों ने पालन किया। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की हुकूमत चल रही है। सारे राज्यों ने जिस बात को लेकर के देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के नाम में संबोधित किया कि कल से बाजार बंद होंगे, सारी दुकानें बंद होंगी, औद्योगिक इकाइयां बंद होंगी, मजदूरों के काम बंद होंगे, धार्मिक आयोजन बंद होंगे, सांस्कृतिक आयोजन बंद होंगे। जब उन्होंने जैसा कहा सभी राज्यों ने उसका पालन किया। लेकिन आज आपने प्रश्न का जो शीर्षक रखा हुआ है कि मंदिर नहीं मदिरालय चाहिए, तो केंद्र सरकार को भी सोचा जाना चाहिए था। इस प्रकार से अगर आप शुरुआत करेंगे तो राज्यों की क्या स्थिति बनने वाली है। सभी राज्यों में एक साथ आप निर्देश देंगे, एडवाइजरी देंगे, तो अलग अलग राज्य उसको किस प्रकार से, बिहार का आपने उदाहरण दिया, गुजरात में शराबबंदी की बात की जाती है, लेकिन सभी को मालूम है कि गुजरात में किस तरीके से शराबबंदी है। वहां का जो एक्साइज का ड्यूटी सरकार को नहीं मिल करके किसके हाथों में जा रहा है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। तो छत्तीसगढ़ में बंद करने नहीं बंद करने जैसी कोई बात नहीं। हम लोग भी चाहते थे लॉकडाउन जब तक कायम रहे तब तक ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन केंद्र लगातार, अभी बातें कही जा रही है कि हम 1,75,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए और राज्यों के लिए हम लोगों ने संसाधन दिए हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं 5 बड़े उद्योगपतियों के लगभग 70,000 करोड़ को आप एनपीए कर सकते हैं और शराब की दुकान खोलने का आप निर्देश जारी, एडवाइजरी में जारी करते हैं। कृपा करके अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से राज्यों को निर्देश देना चाहती है तो अपने तरफ से कुछ व्यवस्था कर दे। राज्यों को आर्थिक जो क्षति हो रही है उसमें कुछ मदद कर दे। 5 उद्योगपतियों का आप मदद कर सकते हैं। और सारे राज्य, सारी सरकारें अभी अपने अपने राज्यों में बेहद आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही हैं। उनके लिए किसी प्रकार का जो उनकी मांग है वो तो अलग है, लेकिन हमारी जो लगातार क्षति हो रही है उसमें भी केंद्र का कोई रुख अपनाना था। तो मैं तो ये तो कहता हूं कि सुविचारित नीति के तहत आपने जो आखिरी बात कही कि हम सबकी चिंता है, मंदिरों में अगर लोग एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना फैल सकता है। यदि ये बातें केंद्र सरकार सोचती है तो उनको ये भी सोचना था कि ये मदिरालय में जो भीड़ होगी उसमें किस तरीके से राज्य सरकारें अपने अपने ढंग से डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, पुलिस की कार्रवाई करते हैं, व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं,
लेकिन जब पूरे देशव्यापी इस प्रकार के लॉकडाउन लागू होता है और लगातार एडवाइजरी जारी किया जाता है, तो मैं तो ऐसा समझता हूं एक नीति के तहत सारे हिंदुस्तान में क्या कुछ इस देश में ऐसा घटित हो गया धर्म जी कि आपकी केंद्र में मौजूद इतनी मजबूत सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि मंदिर हम नहीं खोलेंगे, मस्जिद हम नहीं चलने देंगे, लेकिन हां भले ही रेड जोन में हो तो भी शराब की दुकानें हम खोलने देंगे। और जिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार ने यह फैसला लिया है, उसी पार्टी से संबद्ध तमाम नेता आज छत्तीसगढ़ में आग उगल रहे हैं कि दुकानें खुल कैसे जा रही हैं, सरकार ये कर क्या रही है। ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है धर्म जी, थोड़ा रोशनी डालेंगे? जहाँ तक आपने जो आज हेडिंग बनाया है कि मंदिर और से बड़ा मंदिरालय, जी निश्चित रूप से ये पवित्र भावना हमारी कि जिस प्रकार से वहाँ पर मंदिर हो, हमारे गिरजाघर हो, मस्जिद हो और इनकी जो पवित्रता है, लोग वहाँ पर जाएंगे, जमघट लगेगी। जिस प्रकार से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए और यदि नहीं हुई तो इसके कारण कि उसके पवित्रता के ऊपर में कोई आंच ना आए, इस भावना के साथ में ये प्रतिबंध लगाया गया। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि दारू दुकान को मंदिरालय से, मंदिर से जोड़ना ये उचित नहीं है। कहाँ हम मंदिर और मस्जिद की पवित्रता की बात करते हैं, कहाँ मंदिरालय को ला करके आपने उसमें जोड़ दिया है। दूसरी बात, मैं बीच में रोकूंगा धर्म जी, इतनी आसानी से ये कह के आप निकल जाए उचित नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि जो सर्कुलर आपने निकाला, उस सर्कुलर में दोनों चीजें आपने ही शामिल की। आप चाहें तो वो सर्कुलर दिखा देता हूं जिसमें आपने लिखा है कि धार्मिक क्षेत्र खुलेंगे नहीं, प्रतिबंधित रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और मंदिरालय खुलेंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आपका भरोसा नहीं है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे, अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएंगे। लेकिन जो अपना घर बार भूल के शराब की दुकान के लिए 3-3 घंटे के लिए कतारों में लग रहे हैं, उनसे आपकी सरकार या आपकी पार्टी ये भरोसा रख रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और शिकायत हमसे कि हम ऐसा विषय कैसे जोड़ दे रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं जी जी मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, आपको तो धन्यवाद दे रहा हूं जी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बिगड़ रहा है और जो अशांति है उसको लेकर के आप छत्तीसगढ़ में आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी। मैंने यह कहा कि कहां मंदिर की पवित्रता, चर्च की पवित्रता, मस्जिद की पवित्रता, जिस भाव को लेकर के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और मंदिरालय का उससे यदि हम उसके समकक्ष रख करके यदि हम उसको रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें विसंगति है कि एक मंदिर के पीछे जो भाव और कहां मंदिरालय के पीछे जो लोगों का भाव, इसको एक साथ हम नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, मैंने जो कहा कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने जो प्रश्न उठाया कि हमने 100% एडवाइजरी का पालन किया है, ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और मोदी जी के मुरीद हो गए हैं जी, और बिल्कुल 100% उस बात को मान रहे हैं जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी की गई और उसके पहले लगभग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी बातचीत किए, जो भी एडवाइस दिए होंगे, क्या एडवाइस दिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई आदेश प्रसारित नहीं हुआ है कि इस बात को आपको कंपलसरी आपको मानना है। और केवल इन्होंने उठाया तो उस एडवाइजरी में यदि उठाया है कांग्रेस की सरकार ने तो शराब के नीति को उठाया है कि हम शराब को लेकर के केंद्र ने हमको आदेश दे दिया है तो हम दुकान खोलेंगे। मैं दो घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो एडवाइजरी की बात कर रहे हैं माननीय चौबे जी हमारे, ये तो हमारे वरिष्ठ सदस्य भी है और वरिष्ठ भी मंत्री भी हैं, कि इसके पहले लॉकडाउन खुलने का जब 14 तारीख को निश्चित हुआ था, 13 तारीख को राजनांदगांव के आबकारी विभाग के द्वारा आदेश प्रसारित हो गया कि कल खुलने की संभावना है, सारी तैयारी करके रखो। लॉकडाउन नहीं खुली। जब अभी खुलने की बात आई तो रविवार के दिन में बकायदा मंत्रालय को खोल करके यदि कोई आदेश जारी हुआ पूरे एडवाइजरी के ऊपर में, तो एक आदेश जारी हुआ
कि शराब दुकान कल खोलनी है, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। ये एडवाइजरी है और यहां की सरकार की प्राथमिकताएं है। अब उस प्राथमिकता में यदि दारू दुकान खोली गई तो मैंने पहले कहा कि वो आदेश नहीं है, आपको अनुमति है। कोई आवश्यकता नहीं है उसको अनुमति का मानने का कि आप दारू दुकान को खोलिए। आपको अपने प्रदेश की चिंता करने की आवश्यकता है, प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता की चिंता करने की जरूरत है, प्रदेश के आपके सारे समाज की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन आपको यदि एडवाइजरी में कोई बात पसंद आई तो दारू में राहत मिलना, और दारू में राहत मिलने के बाद में जिन निर्देशों का फिर एडवाइजरी में जो आदेश जारी हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, धारा 144 लगा हुआ है, धारा 144 का पालन करना पड़ेगा। माननीय चौबे जी विराजमान है, मैं उससे पूछना चाहूंगा कि 4 आदमी से ऊपर 5 आदमी से ऊपर अब एक जगह खड़े होंगे तो आपके धारा 144 के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आपके दारू दुकान में क्या उपस्थिति है, आपने क्या व्यवस्था करके रखी है? फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई जा रही है वो आपके सामने है, इसलिए उदाहरण देने की मुझे जरूरत नहीं है। धर्म जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं क्योंकि मेरा विषय नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, मेरे साथ बाकी भी हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलने पर ऐतराज है, आपको मतलब आपकी केंद्र में बैठी सरकार को, आपको बर्तन व्यापारियों की दुकानें खुलने पर ऐतराज है, आपको कपड़े वालों के कपड़े बेचने पर ऐतराज है, आपको सुनारों की ज्वेलर्स की शॉप खुलने पर ऐतराज है, आप उनमें से किसी को खुलने की इजाजत नहीं देते हैं। रेड जोन के अंतर्गत सब गतिविधियों को आप रोकना चाहते हैं क्योंकि आपको भय है कि इससे कोरोना संक्रमित होगा। जानना चाहता हूं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच में भी वो कौन सा दबाव रहा जिसके चलते केंद्र में बैठी आपकी मजबूत सरकार इतनी लाचार हो गई कि उसने शराब दुकानें खोलने के संदर्भ में राज्यों को अनुमति प्रदान कर दी। रविंद्र चौबे जी ने फैसला लिया, रविंद्र चौबे जी ने गलत फैसला लिया, उनकी सरकार ने गलत फैसला लिया, सब अपनी जगह, पर अभी सारे अधिकार तो केंद्र ने अपने हाथ में रखे हुए थे। क्या ऐसी नौबत आई जिस पर देश जानना चाहता है कि जिसके चलते आपने शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी? फैसला केंद्र में बैठी सरकार ने लिया और जहां राज्य में जैसी सहूलियत है उसके अनुसार पार्टियां फैसला ले रही हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे भाजपा विरोध में है, जहां भाजपा की सरकार है वह कांग्रेस विरोध में है। मैं अभी किरण जी के पास जाऊंगा, किरण जी से बात करूंगा, लेकिन दृश्य ऐसा है, बेवकूफ कुल मिला के देश बन रहा है, जनता बन रही है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे? आप तो खरी बात कहने के लिए जाने जाते। नहीं, मैं उस बात से इंकार कहां कर रहा हूं। मैं सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो आप मानते हैं कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए? समझाने की जरूरत नहीं है, यह भी आप जानते हैं कि पूरे देश की पूरे 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 देश की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। इस कोरोना के वैश्विक लड़ाई में मैं एक बात तो कह सकता हूं, मोदी जी को धन्यवाद भी दे सकता हूं। आज वैश्विक स्तर पर जो हालात बनी हुई है उसमें यदि सबसे सुरक्षित कोई है तो ये भारत है। ये मोदी जी के उनके कार्यशीलता और उनके क्रियाकलाप, जिस प्रकार से निर्णय लेने की उनकी क्षमता है, उसके कारण है। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है, मैंने इसीलिए कहा कि मोदी जी सारी बातों की उनको जानकारी है और जानकारी होने के बाद में जो आदेश जारी किए हैं, मेरा प्रथम दायित्व है कि जिस प्रदेश में मैं रहता हूं उस प्रदेश के जनता के हित में कोई बातें ना आए, उस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, इस बात की मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। और जिन बातों को आपने उठाया है, निश्चित रूप से आपने अच्छी बातें उठाई है, उन बातें के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है, मैं उससे इंकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं चौबे जी से फिर कहना चाहता हूं जी कि आप नई दुकान खुलेगा उसके आप तिथि देते हैं, आप कब ये दुकान खुलेगा उसकी तिथि देते हैं, तारीख देते हैं, लेकिन जब आप दारू की दुकान खोलते हैं यहां वहां 5 आदमी यदि कोई प्राइवेट दुकान में आ जाए उनको चालान कर दिया जाता है। क्या उनके साथ में नाइंसाफी नहीं है? जब उनको बारी बारी दुकान खोलने के आदेश देते हैं तो क्या इस बात को आप विचार नहीं कर सकते कि हमारे रायपुर जिले में यदि हमारे इतने दुकान है तो इतने दुकान एक दिन में नहीं खुलेंगे? क्या वहां पर ये दुकान हमारे खुलेंगे, पहले से वो प्रसारित हो जाए? दूसरा, वहां पर नाम की पट्टिका उसमें लग जाए कि जिस प्रकार से अभी शोषण हो रहा है, शोषण से उसको रोक सके। तीसरी बात, मैं चौबे जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दोबारा बोलने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कि माननीय चौबे जी आप तो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रदेश के हित की बात भी करते हैं, कृषि के क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको किसने सलाह दे दिया
कि छत्तीसगढ़ में जो अभी तक नहीं हुई है कि घर घर में जाकर के दारू पहुंच सेवा कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने बड़े जायज बात कही है धर्म जी कि आइए साहब, जो होम डिलीवरी का सिस्टम लागू किया है इस पर भी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं किरण जी के पास में चलता हूं। किरण जी, आप तो आबकारी मंत्री रही हैं, सारी राज्य सरकारें देश भर की दुहाई ये दे रही थी कि इस कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमारे राजस्व में बड़े स्तर पर कटौती आई है, और अगर शराब दुकानें नहीं खुली तो बर्बाद हो जाएंगे, तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बाकी जितने भी लोग हों। आपका बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, कई साल तक आप मंत्री भी रहीं, लंबे समय से विधायक भी हैं। जानना चाहता हूं, क्या इतना अनिवार्य है शराब का होना और बिकना कि इसके बगैर हमारी सरकारें चल ही नहीं सकती? हिमांशु जी, देखिए, ये सत्य है कि जो राजस्व इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो राजस्व जो है उसमें आबकारी विभाग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, और जिसके ऊपर जो है सरकारें अपने आगे काम करती हैं। लेकिन ये ऐसा समय है, ये आम समय तो है नहीं जी, और ये महामारी का समय है, और इस महामारी के को किस तरह से हम आराम से निपट के निकल जाएं, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए जी। और मैं कौशिक साहब को सुन रही थी जी। और मैं उनको कहना भी चाहती कि ये बातें जो आप छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कर रहे हैं, वो हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है जी। और बीजेपी की सरकार होते हुए जो हालात, अब छत्तीसगढ़ का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है वहां, लेकिन जो हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, ऐसी लुटाई कभी हुई नहीं। ये जो एडवाइजरी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी करी, वो एक बहाना बन गया जिसके जरिए खुलेआम काम कर रहा है, जो आज तक मैं समझती हूँ कभी हुआ नहीं है, प्रदेश ने देखा नहीं है, और इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। आपको मैं एक बात बताऊं जी, मार्च महीने के अंदर हमारे जो है लॉकडाउन जो है 24 मार्च को मेरे ख्याल में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जी। हमारी सरकार ने 9 अप्रैल को एक आदेश निकाला रिटर्न लिखित के अंदर जी। कि दारू जो है फैक्ट्रियों के अंदर बननी शुरू हो जाए। जी। ये लॉकडाउन है, ये जी। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जी, मुझे जानकारी लॉकडाउन है। के टाइम पे जी। बीजेपी सरकार ने लिखित के अंदर ऑर्डर करा कि दारू बनाओ, जी। डिस्टिलरीज को ये दिया गया। जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे जो हैं स्तंभ हैं जो हमारे मीडिया के, जी। उन्होंने जब ये बात को उठाया, हाहाकार मची, तब जो है जाकर अनंत फनन के अंदर ये बात कही गई जी। कि भाई ये सैनिटाइजर बनाएंगे। जी। अब आप ये बताइए, ये डिस्टिलरीज को लिखत के अंदर ऑर्डर दिए हुए हैं, उस समय की बात है, जो मैं कह रही हूँ, मैं कोई भी जाति वाली मतलब नहीं, मेरी जानकारी में किरण जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक मिनट मेरे बात सुनिए। तो ये उस समय जो है आपने ये सारा कुछ करा। आज जो है हमारे जो ठेके हैं, क्योंकि मुझे तो एक एक चीज का पता है आपका नीति जी। हमारे यहाँ पे L1 और L13 के जो ठेके हैं, उनका जो है अब जब खुला है, ये सारा का सारा सिलसिला जब खुल गया, आबकारी मतलब ये शराब का ये सिलसिला खुल गया, तो हमारी सरकार ने ये नहीं देखा कि ये L13 और L1 जो है, जो ये शराब के ठेकेदार हैं, कि इनके पास जो स्टॉक पड़ा था वो कहाँ गया जी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी। मैं कि किस तरह से पीकर एक घर के अंदर लॉकडाउन से पहले आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है घर के अंदर घुसा दी है। वहां पे तो वो शुक्र है खुदा का कि वो वहां पे कोई मरा नहीं, लेकिन पूरी की पूरी अंदर चली गई। तो ये इस तरह से जब ये बात करी जाती है, इनको समझना चाहिए कि ये आबकारी आप अगर खोल रहे हैं, आज हम क्या कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी है। आपको अगर खोलनी थी तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, और किस तरह से हो, वो तो आप करते नहीं है।
खुलेआम जो है लीगल शराब आप बेचवा रहे, खुलेआम हो रहा है। ये हरियाणा के अंदर मैं जो है ये आरोप लगा रही हूँ। ये किरण जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं, आप जो बात करें वो एकदम सही है, लेकिन वो केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। वो कर्नाटक में भी हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, वो हरियाणा में भी हो रहा है। मेरा आपसे सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ऐसे नाजुक समय में एक मिसाल बन सकती थी, जैसे मिसाल बनी वो मजदूरों के मामले में, कि जब मजदूरों से किराया लेने की बात आई तो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनका किराया हम देंगे अगर सरकार तैयार नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस समय पर आपकी पार्टी की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी एक मिसाल कायम कर सकती थी कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उनमें हम शराब नहीं बिकने देंगे? तो लगता है कि इस विषय के संदर्भ में आपकी पार्टी कुछ गंभीर है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भाजपा विरोध में है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वो शराब बेच रही है, हरियाणा में आप विरोध में है क्योंकि भाजपा की सरकार बेच रही है। सवाल इस बात का है कि जनता क्या आप लोगों की ये नूरा कुश्ती देखने के लिए है, या वाकई जनता के हित के लिए कोई पार्टी गंभीरता से काम भी करेगी? ये मेरा सवाल है। नहीं, ये बात जो है आपकी, जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये क्यों खोला गया, कि रेवेन्यू जो है सरकार को मिले, पर रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा। ये तो सारा का सारा माफिया जो है वो खा रहा है। आप समझ रहे हैं? जहां तक कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों की बात है, अभी हमारे चौबे जी एक बात कह रहे थे और मैं उससे सहमत हूँ, वो चाहे कांग्रेस की प्रशासित प्रदेश हो चाहे बीजेपी का हो। सच्चाई ये है कि केंद्र को खास आर्थिक मदद जो है स्टेट्स को करनी चाहिए, ताकि जो इस संकट की घड़ी के अंदर ये शराब के ठेके ना खोले जाएं आप, लेकिन ऐसा पैकेज जरूर दीजिए जिससे जो है सरकारें जो हैं ये जो रेवेन्यू क्रंच है इसको पूरा कर सकें। और जो ये तस्करी करी जा रही है उनके खिलाफ, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो कोई भी अफसर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। नहीं तो स्पष्ट होगा कि आप जो है उसके अंदर मिली भगत के अंदर। और हिमांशु जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मुझे इजाजत दीजिए, मुझको जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए किरण जी। लेकिन मेरे साथ में मोहन यादव जी। मोहन जी, आपने पूरी चर्चा को सुना है। मध्य प्रदेश एक अलग द्वंद्व से गुजर रहा है, अपने आप में पूरे देश में वो एक अलग मिसाल कायम कर रहा है। आपकी नई नई बनी सरकार है और वह द्वंद्व इस बात को लेकर है कि सरकार चाहती है कि दुकानें खुलें, ठेकेदार चाहते हैं कि दुकानें ना खोली जाएं। उनका कहना है कि जोखिम है, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है उनमें उनकी शर्तों को लेकर नाराजगी है, पर रेड जोन के संदर्भ में उनका कहना है कि संक्रमण की दृष्टि से उचित नहीं है। कहां ले जा रहे हैं आप प्रदेश को और देश को? जानना चाहता हूं। जो पार्टी संस्कार की, जो पार्टी नियमों की, नीतियों की बात करती थी, आज वह उस पार्टी की सरकार प्रदेश में इस बात के लिए जोर लगा रही है कि शराब की दुकानें कैसे खोली जाएं। आपके गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि ठीक से खोल लें, नहीं तो हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। क्या साबित करना चाहते हैं यादव जी? देखिए, ये किसी बात नहीं, जितनी आपने बात कही है दो अलग अलग विषय हो जाएंगे जी। मुझे लगता है आज आपने जो इतना अच्छा विषय लाया है उस विषय पे विस्तारित रूप से बात होती तो वो पूरा देश का अपना एक मत बनता, सब सहमत होते कि आपने एक अच्छा विषय लाया जी। हमने सबने देखा बड़ी सफाई से, अभी किरण जी चली गई जी। आपने बहुत अच्छा मौजूद प्रश्न उठाया कि आपने श्रमिकों की आड़ में अपनी वाहवाही करने के लिए जो रेलवे का किराए की बात करी, आप क्यों नहीं कहते थे कि हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां के पैसा हम दे देंगे रेवेन्यू का? उसका जवाब किरण जी ने नहीं दिया, ना उस बात का जवाब चौबे जी देने वाले। ये जो हमारी अपनी एक दलों के अंदर की जो मर्यादा बनाने के बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाने के जो रास्ते निकले, इससे कष्ट बढ़े। मुझे उम्मीद है कि ये सारे लिए समग्र रूप से अगर अपन बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये मौजूद हो सकता है। मोहन जी, पूरी समग्र रूप से ही है, जहां जैसा घटनाक्रम हो रहा है उस पर बात हो रही है। मुद्दे का विषय केवल इतना है कि क्या शराब दुकानें खुलना इतना जरूरी है कि जिसके आगे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मेरा सवाल है। और आप जिस राज्य में, वहां पर भी ऐसा घटनाक्रम है, इसलिए वो सवाल आपसे पूछना बनता है और देश को उसके संदर्भ में समझना बनता है। जरूर दूंगा। मैं पहले आपकी प्रशंसा इस नाते कर रहा हूँ कि एक अच्छा विषय लेकर देवाजी जी आप सामने आए और ये डिबेट अच्छी लाइन पे जा रही है। इसका बजाय ये जो मैंने कहा कि जिनने उस प्रश्न को टाला है, जिनकी वो बात को देने की जवाबदारी थी, आप चिंता ना करें, हमारे पास रविंद्र चौबे जी हैं, बहुत जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनसे प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा जब मैं उनके पास जाऊंगा। नहीं, अभी आप वो प्रश्न अगर ये जवाब देना चाहें, मैं बिल्कुल उनका तो जवाब सुनना चाहूंगा कि उन्होंने जब रेलवे में बात की तो वो बताए ना कि उनकी पार्टी क्यों इस मामले में
सोनिया जी ने क्यों पहल नहीं करी, राहुल जी ने क्यों पहल नहीं करी, वो कौन से कारण है? जी मोहन जी, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको कांग्रेस से समझने में बहुत रुचि है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। अभी एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए मोहन जी। सवाल इस बात का है कि आपको कांग्रेस से जानने में बहुत रुचि हो रही है जिसके पास लोकसभा में बामुश्किल 50-52 सांसद है और जिसके पास पूरी सरकार है, जिसके पास देश का हुक्म चलाने का अधिकार है। 300 से ज्यादा सांसद लोकसभा में बैठते हैं। उस सरकार ने, और उसके देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता होने का जिनका आप दावा करते हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि दुकानें खोल दो। उससे जानने का आपको कोई कौतूहल नहीं है कि क्या हमारी पार्टी को ऐसा जरूरी हुआ, क्या हमारे नेताओं को ऐसी जरूरत आन पड़ी कि ऐसे कठिन समय में, आप उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं, महाकाल का मंदिर बंद है लेकिन आपके यहां पे शराब की दुकानें खोलने के लिए प्रयास जारी हैं। पार्टी इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं कि इन मंदिरों में कैसी व्यवस्था करे कि हो जाए। रमजान का समय चल रहा है, मस्जिदों में लोग अजान पढ़ने के लिए, नमाज करने के लिए चले जाएं, इसकी चिंता नहीं, पर शराब की दुकानें विधिवत खुल जाएं, वहां पे नियमानुसार बिक्री शुरू हो जाए और उस बिक्री से हमारा राजस्व बढ़ जाए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक ऐसी संस्कारित पार्टी, एक संस्कारित दल, ऐसे संस्कारित नेताओं का समूह किस दिशा में देश को ले जा रहा है। आपसे पूछना तो और ज्यादा बनता है। द्विवेदी जी, आपकी प्रश्न पूरा हो गया जी। भारत सरकार के नाते से भारत सरकार ने पूरी जो प्रतिबंधों की सूची दी, उस सूची में कौन कौन सी दुकानें चालू करना उसकी लिस्ट भी दी है। उसमें से 2500 कामों के बाद एक शराब की दुकान भी है। आप एक ही विषय पे मत जाइए। उन्होंने कहा कि बाकी भी बाजार हमको समय समय खोलना पड़ेगा, जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा, हम अपने उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जहां से हम बंद करके आए थे। लेकिन इसमें जो सबसे पहले जिन जिन सरकारों ने चालू किया उनकी अपनी कठिनाई भी है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि फेडरल व्यवस्था में केंद्र राज्य मिलकर के सरकारें चलाते हैं और इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर लोगों ने उससे रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत लंबे समय से एक सिस्टम बनाया हुआ है। और ये बात भी सत्य है, इसके दोनों पक्ष है कि पीने वाले भी अपना रेवेन्यू की दृष्टि से, अगर जैसे आपने कहा कि कई राज्यों ने रोका है, अच्छी बात है, बिहार ने रोका है, गुजरात ने रोका है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उसके बावजूद बड़े पैमाने पर वहां पर शराबबंदी का जो भाव होना चाहिए उसके बजाय दूसरे रास्ते से लोग अपने ढंग से उस धंधे को करते हैं और उसको लोग पीते भी है। ये बात सत्य है कि पूरे समाज में जागृति होना चाहिए, कोई मदिरा न पिए, इसका माहौल बनना चाहिए, इस पे एक लंबी बहस भी और इसकी एक तैयारी होकर के होमवर्क होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन ये बात सत्य है कि सरकारों की अपने जो दायरे में उनकी अपनी आय का एक स्रोत, जैसे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं 6000 करोड़ कहां से लाऊंगा, ये जो उनने विषय दिया है। अभी आप देखिएगा कि हमारे पास भी जो प्रति औसत जो प्रति व्यक्ति जिसकी लीटर खपत थी 2005 में ये 2.4 लीटर की खपत थी, आज वो 10 लीटर के नजदीक आ गई है। जो रेवेन्यू का भी पूरे देश का आंकड़ा देखेंगे 2,48,000 करोड़ का रेवेन्यू इस देश में आता है। जिस राजस्व की दृष्टि से बात करें तो सरकार का अपना एंगल एक अलग अलग राज्यों की व्यवस्था में आय का एक स्रोत लोगों ने एक्साइज से भी बना कर रखा है और उसी के आधार पर ये जो बातें चल रही है, बेहतर होगा कि जन जागृति का विषय बनाकर हम पूरे देश से, जैसे गुजरात से बाहर गई, बिहार से बाहर गई, हर जगह से बाहर जा सकती है। लेकिन ये अभी सरकार भाजपा की तुलना में, अगर आप में फिर भाजपा कांग्रेस की बात आएगी, लंबा समय कांग्रेस ने निकाला सरकार के रूप में। ये तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए जिन्हें जीएसटी ला करके ये टैक्स का विविधीकरण था उसका सिंगल टैक्स का करने का प्रयास किया है, अर्थव्यवस्था में नीति आयोग बनाने का प्रयास किया है, बहुत सारे ऐसे सुधार उन्होंने इतने कम समय में कर दिए जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका हमें आभारी होना चाहिए। मैं आभारी हूं मोहन जी, आभारी इस बात के लिए ये भी हूं कि आज ही उन्होंने पेट्रोल पे जो 96.57% टैक्स था वो आज उन्होंने 226.28% कर दिया है। पिछले 1.5 महीने से पूरी पार्टी इस बात को बता रही है कि हमने गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है और अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है कि एक ही दिन में जो टैक्स की वृद्धि आपने पेट्रोल डीजल के संदर्भ में की है उससे कुल आपके राजस्व में 1,60,000 करोड़ आने वाला है। हिसाब बहुत जल्दी बेहतर तरीके से संतुलित कर लिया गया। लेकिन मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूं, मुझे रविंद्र चौबे जी के पास जाना है, लेकिन हमारे साथ कृष्णकांत उपाध्याय जी हैं, हिंदुस्तान जैसे बड़े समाचार पत्र के संपादक हैं, बिहार को बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं। उनसे जानना चाहता हूं कि हमारे तमाम नेताओं की ये दलील थी उपाध्याय जी कि ये बहुत जरूरी है
क्योंकि राजस्व का बड़ा स्रोत है। बिहार मिट गया, खत्म हो गया, एक शराब खत्म हुई तो? नहीं हिमांशु जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पे पिछले 5 साल से शराबबंदी है। मेरी आवाज आ रही है आप? बिल्कुल जी उपाध्याय जी। यहाँ पिछले 5 साल से शराबबंदी है, और न केवल शराबबंदी है, यहाँ पे गुटखा तंबाकू के उत्पादनों पे भी प्रतिबंध लगा रखा है जी। लेकिन इन्होंने राजस्व के दूसरे मॉडल विकसित किए, रेवेन्यू के दूसरे मॉडल विकसित किए। जैसे इन्होंने यहाँ पेट्रोल पे सेस लगाया, रोड टैक्स बढ़ाया, और जब इस शराब पे प्रतिबंध लगाया गया था तो यहाँ विपक्ष ने हल्ला मचाया था कि बिहार दिवालिया हो जाएगा, राजस्व का क्या होगा, 6,000 करोड़ रुपए जो है वो आता है, वो कहाँ से आएगा। लेकिन इन्होंने बिहार सरकार की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि इन्होंने न केवल बहुत सख्ती के साथ इसको लागू किया, और जिस तरीके से यहाँ पिछले 5 साल से शराबबंदी है, तो अभी जैसे पूरे देश में जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ चूंकि पहले से ही शराबबंदी है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की स्थितियां नहीं हुई। यहाँ पे इन्होंने तंबाकू पे जब प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद में सेस बढ़ाया, रोड टैक्स बढ़ाए, पेट्रोल पे सेस बढ़ाया। जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे इन्होंने बहुत कम टैक्स लगा करके अपना रेवेन्यू मॉडल इन्होंने विकसित किया है। तो इसलिए ये कहना कि रेवेन्यू नहीं आएगा या रेवेन्यू का एकमात्र साधन ये है, गुजरात हमारे सामने एग्जाम्पल है। गुजरात में भी शराबबंदी है और गुजरात का रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से सबसे ज्यादा व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा व्यापार वहां पे होता है, सूरत है, अहमदाबाद है। सेम यहाँ पे बिहार में आज प्रोग्रेसिव स्टेट की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है जी। तो ये कहना मतलब ये हमें रेवेन्यू मॉडल विकसित करने होंगे। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं उपाध्याय जी, बिहार का नाम अपराधों के संदर्भ में भी बड़ी तत्परता से लिया जाता था। शराबबंदी के बाद क्या अपराधों की दृष्टि से कोई कमी, कोई बदलाव लोगों के जनजीवन के अंतर्गत वो भी आपने महसूस किया? क्योंकि जो शराबबंदी के तमाम फायदे बताए जाते हैं, जिसके संदर्भ में दिलचस्पी धर्मलाल कौशिक जी को भी है, रविंद्र चौबे जी को भी है और मोहन यादव जी को भी है, क्या ऐसा कुछ बदलाव बिहार के जनजीवन में आया? बिल्कुल आया है। यहाँ पे अपराधों में भी कमी आई है। इसके अलावा घरेलू हिंसा यहाँ बहुत थी, घरेलू हिंसा में आशाजनित कमी आई है। यहाँ पे यहाँ की महिलाएं जो हैं, जब जिन जगहों पे अवैध शराब की कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध शराब बिक रही है, तो यहाँ की महिलाएं विरोध करती हैं। यहाँ की महिलाएं उन शराब की भट्टियों को तोड़ देती हैं। इस कदर नाराजगी थी शराब को लेकर के। शराब बंद होने से बिहार में सच में अपराध में बहुत कमी आई है। आप देखते होंगे कि बिहार में अब जो गैंगवार होते थे या अपराध की घटनाएं आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती थी, अब बिहार में अपराध की खबरें आप नहीं देखते होंगे। बिहार से अपराध की खबरें आपको नहीं मिलती होंगी। और दूसरी बात, घरेलू हिंसा में कमी आई है। बच्चों के ऊपर जुल्म करते थे जो लोग शराब पी के आते थे छोटे गांव में या वहां पे, वो कमी आई है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है जी शराबबंदी से। तो मैं एक बार फिर रविंद्र चौबे जी के पास रुख करता हूं। रविंद्र जी, जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई तकरीबन 1.5 साल पहले। ऐसा बहुमत जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बहुत से कारण उसके लिए उत्तरदायी माने गए। उसमें किसानों की कर्ज माफी आपका एक विषय था, धान की खरीद एक विषय था। ये दोनों जो विषय हैं उनके तो महकमे ही आप संभाल रहे हैं। पर एक विषय ये भी माना गया कि शराबबंदी का आपका वादा। आप कृष्णकांत उपाध्याय जी की भी बात को सुना, बाकी लोगों की भी बात को सुना। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक उचित अवसर था इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का, जिसमें कहीं ना कहीं हम चूक गए? आदरणीय डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस विषय पे चर्चा करा के आप अन्य विषयों पे जब चर्चा कराए तो केंद्र सरकार ने कहीं कहीं आपके ही विषय को उठा करके उसमें बहुत सारे निर्णय लिए हैं। तो मुझे उम्मीद करना चाहिए कि आज का भी आपका ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ इससे भी देश में एक संदेश जाएगा। इसलिए पहले तो आपका अभिनंदन है, आपको बधाई है। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार के पास अभी ये एक बड़ा काम था। हम सारे हिंदुस्तान में सभी सरकारें राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके जो भी निर्देश केंद्र का आया, किसी ने मानने से इनकार नहीं किया। अपने अपने राज्यों में हमने क्या किया ये अलग बात है। और आज मैं राजनीति की बात भी नहीं कहना चाहता। केंद्र सरकार ने जब पहली बार लॉकडाउन किया तो पूरा 100% उसको हम लोगों ने पालन किया। अभी धर्म भैया कह रहे थे कि हम लोगों ने केवल उनके उन आदेशों को माना जिससे छत्तीसगढ़ को लाभ या हानि का, हम इस रूप में नहीं देख रहे थे।
आज भी अगर तीसरे लॉकडाउन के बाद केंद्र एडवाइजरी अगर केंद्र ने जारी किया और उसमें अगर शराब की दुकानें खोलने के बारे में अगर कुछ नहीं कहा जाता तो छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को खोलने के बारे में निर्णय हो ही नहीं सकता था। ये दूसरी बात है। और एक बड़ा अवसर था केंद्र सरकार के पास। अभी आप पेट्रोल के जो सेस लगाया गया है पेट्रोल पे और डीजल पे, उसका आपने जिक्र किया। उसके अंतर पे जो आज केवल एक दिन का टैक्स पे आपने जैसा कहा लगाने के तत्काल पश्चात 1.5 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार को मिलने वाली है। और इसके पहले भी क्रूड ऑयल का कीमत अगर कम है और उसका अंतर केंद्र सरकार जो उपभोक्ताओं से ले रही है उसको अगर आप जोड़ें तो ये 2.5 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। तो क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए था कि ये वैश्विक महामारी के समय एक बड़ा अवसर था, सारे हिंदुस्तान में शराब की दुकानें बंद थी और 2.5 लाख करोड़ का अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से जब आपने चर्चा किया उस दिन इस बात को चर्चा कर लेते कि किन राज्यों के पास कितनी रेवेन्यू इस ड्यूटी से, एक्साइज की ड्यूटी से आता है। उसको रोकने के लिए इस प्रकार के अगर केंद्र सरकार के पास बड़ी ड्यूटी का अगर राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो हम आर्थिक मदद कर सकते हैं। कौन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं होता। और आखिरी बात, आदरणीय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही, बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया और छोटे छोटे अन्य सामग्रियों पे, अन्य जिन्सों पे जो शुल्क लगा करके, टैक्स लगा करके, सेस लगा करके रेवेन्यू को कवर किया गया तो निश्चित रूप से राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। और आखिरी बात आपने प्रश्न किया, छत्तीसगढ़ में किसानों से किए हुए सारे वायदे छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया। आदरणीय राहुल जी ने कहा था 2500 रुपया की कीमत मिलेगी, मतलब मिलेगा, कर्ज माफी होगा, मतलब माफी होगा। और आज सारे डिपार्टमेंट, सारे उद्योग, सब काम अगर बंद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कृषि के संबंध में जितनी भी हमारी कार्य हैं वो सब कुछ ओपन है और किसानों के चेहरे में खुशी है। तो आपने जो आखिरी प्रश्न किया ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन केंद्र के परमिशन के बाद ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उपाध्याय जी की बात हम सुन रहे थे, आने वाले समय की भविष्य की हमारी तैयारी है। जो बात हमने कही है उस बात को पूरा करेंगे ही छत्तीसगढ़ में, ये हम लोगों का वायदा है। रवि जी, आप तो जननेता हैं, ये मैं केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं। आप भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दृश्य आप देख रहे हैं दुकानों पे क्या क्या कुछ कुछ घटित हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस एक फैसले ने हमारी जो तपस्या थी 1.5 माह की उसको खतरे में तो ला दिया? इससे आपका इनकार करेंगे? निश्चित रूप से सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से हम लोगों ने बांध करके रखा था, सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी, यहाँ एक जमाती कटघोरा के जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, वो छत्तीसगढ़ का भी नहीं था, उससे जो फैले थे 10-12 प्रकरण, उसके बाद पॉजिटिव कोई केस नहीं आए थे। लेकिन जिस तरीके से अब वापसी हो रही है, जिस तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, हम लोग इस खतरे को भविष्य का देख भी रहे हैं और इसीलिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे लोगों को दूर रखा जा सकता है। लेकिन सरकार अपने स्तर पे सब कुछ प्रयास कर रही है। लेकिन पहले दिन आपने देखा, दूसरे दिन आपने देखा, जनमत तो है जनतंत्र में, आखिर जनता को किस तरीके से आप रोक सकते हैं, ये सवाल ये नहीं था। केंद्र सरकार की एडवाइजरी में अगर इस शब्द का उपयोग नहीं होता, आज तो धर्म स्थान नहीं खुले ना केंद्र ने, आज कपड़े के दुकान नहीं खुले, आज बाकी जिनका जिक्र आपने किया नहीं खुले। केंद्र सरकार के पास बड़ा अवसर था। ये अगर कह देते कि अब शराब दुकानें नहीं खुलेंगी तो किसी राज्य की हिम्मत नहीं थी कि शराब दुकानें खोल लेते। लेकिन जब खोल ही दिए तो आने वाले समय में जिस चुनौती की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सभी सरकारों को मेहनत करने की जरूरत होगी। मैं वापस धर्म जी के पास रुख करता हूं। धर्म जी, प्रदेश के संदर्भ में आपकी नाराजगी है, प्रदेश को लेकर आपके सवाल है। एक बड़ा सवाल आपका यह भी था कि इन्होंने जो है होम डिलीवरी का सिस्टम चालू कर दिया। रविंद्र जी ने बड़े सरलता से जवाब दिया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। शराब की बिक्री की भले ही आपने अनुमति दे दी, पर घर घर पहुंचाने की अनुमति या प्रावधान तो आपने नहीं दिया। उम्मीद कर सकते हैं आप पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में भी आपकी बात सुनी जाती है, लगातार आप संपर्क में भी रहते हैं। आजकल तो हर दिन आपकी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है। सुझाव क्यों नहीं देते
ये जो होम डिलीवरी का चलन देश के कई राज्यों में शुरू हुआ है, पहले सरकारें प्रयास करती है कि कोचियागिरी ना हो, अब ये नया चलन है कि हम खुद ही पहुंचा देंगे। क्यों नहीं केंद्र स्तर पर इस पहल को आप कराते हैं? जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो निश्चित रूप से मैंने इस बात का जिक्र किया है कि आज तक जो सिस्टम नहीं रही है, और मैंने इसीलिए रविंद्र चौबे जी से इस आग्रह के साथ में उनसे मैं कहा है कि सरकार को यह निर्णय अपने वापस लेनी चाहिए, घर पहुंच सेवा, और उसमें केवल ये बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पावर होगा तो या तो आपकी दुकानें बंद रहते, तो केवल घर पहुंच सेवा से आपके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाते। जब सारे दुकान आपके खुले हुए हैं और उसके बाद में आप होम डिलीवरी कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार की सरकार की चुनाव में घोषणा थी कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि होम डिलीवरी के माध्यम से आप शराब बंद करने के दिशा में जा रहे हैं कि शराब को बढ़ाने की दिशा में उनको प्राथमिकता दे रहे हैं? और इसलिए मैंने कहा कि ये उचित नहीं है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, इसलिए इसको तत्काल बंद करनी चाहिए। जहां तक रेवेन्यू की जो बात आई है जी, उपाध्याय जी ने जो बहुत अच्छी बातें कही है कि 3-4 बातों को उन्होंने उल्लेख किया। निश्चित रूप से कोई भी प्रदेश में यदि आज मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ का जो बजट है 1 लाख करोड़ से ऊपर रुपए की है जी, और उसके बाद में जो आपका आबकारी का कितना है, टोटल 5200। यदि टोटल बजट का आप जोड़ेंगे तो 1.2% है। 1.2% से आपकी इतनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी जी। आप यदि उसको बंद कर देंगे तो भी उससे आपके कोई बहुत फर्क पड़ने वाले नहीं है, और यदि चालू रखेंगे तो आपको 5000 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रदेश के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस बात का उपाध्याय जी ने उल्लेख किया कि जो मैंने कल इस बात का गृह मंत्री जी से एक आंकड़ा मांगने का प्रयास किया जी, कि पूरे लॉकडाउन में हाईएस्ट जो क्राइम हुए हैं प्रदेश में जी, उस दिन का आप निकाल लीजिए, और 2 दिन में आपके शराब दुकान खुलने के बाद में जो क्राइम हुए हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का हो, चाहे घर में से बाहर जो हत्याएं हुई हो, इस और जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, इसको यदि आप निकालेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि केवल शराब के कारण में हमारे अपराध में कितनी वृद्धि हुई है। और अपराध में वृद्धि होना ये प्रदेश को विकास के दिशा में ले जाने धर्म जी, मेरा आपसे सवाल है, कहीं न कहीं हम एक तरफ जो जनरेट कर रहे हैं उसका भुगतान इस प्रदेश की जनता को भुगतनी पड़ेगी। धर्म जी, मेरा आपसे सवाल है, आप केवल इस प्रदेश के संदर्भ में ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे या इस देश के नागरिक होने के नाते और एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य होने के नाते भी कुछ कहेंगे? जितनी बातें आप कह रहे हैं उनमें से किसी भी बात पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन ये चिंताएं केवल क्या प्रदेश के नागरिकों के संदर्भ में है? मध्य प्रदेश का आदमी अगर शराब पिएगा तो उसके सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका परिवार प्रताड़ित नहीं होगा। केरल का पिएगा तो वो मजा करेगा, कर्नाटक में रहेगा तो उसके अंदर दुख तकलीफ नहीं आएगा। क्यों नहीं राजनीतिक दायरे से बाहर निकलकर आप जैसे प्रबुद्ध राजनेता सही बात कहने के लिए आगे नहीं आते? क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से यह बात उठ रही है कि इस समय पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति केंद्र स्तर पर जारी किया जाना ही अनुचित था? यह समय ऐसा नहीं था जिसके लिए इतने बड़े कदम को उठाया जाए, चाहे आप हो, चाहे रविंद्र जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो। समाज आप लोगों से प्रेरणा लेता है। अगर आप लोग ही केवल प्रदेश के स्तर पर या राजनीतिक हित के हिसाब से बात करेंगे तो आदमी किसकी ओर जाएगा? शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने इस बात को पहले ही उल्लेख किया था कि जब भी कोई निर्णय हुआ है, एडवाइजरी जारी हुआ है केंद्र से, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उन्होंने राय मशविरा की, और राय मशविरा के बाद में उसमें आर्थिक का भी उन्होंने पहल किया, सामाजिक का भी पहल किया, और ये जो बातें आ रही है उस दृष्टिकोण से सारी बातचीत हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी का शौक नहीं है कि दारू की दुकान को खुलवाएं, नरेंद्र मोदी जी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आखिर प्रदेश के मुख्य, ये संघीय हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा में एक तरफ केंद्र सरकार उसके जवाबदार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार जवाबदार है, और संघीय ढांचा के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब जब
एडवाइजरी जारी हुआ है, उस एडवाइजरी के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद में जो राय सलाह आई है उस राय सलाह के आधार पर ही एडवाइजरी जारी हुआ है। इसलिए यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने दारू खुलवाया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि यह रायशुमारी के बाद फैसला है, लेकिन धर्मलाल कौशिक जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनकी निजी राय जरूर जानना चाहूंगा। क्या धर्मलाल कौशिक जी निजी तौर पर यह मानते हैं कि वर्तमान समय में देश में शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, या उनकी राय है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 2 दिन का आप पूरा दृश्य पूरे देश का देख रहे हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? मुझे लगता है यदि पुनर्विचार किया जाता है तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार के परिस्थितियां सामने आई हैं, उसके बाद में दिल्ली की जो घटना आपके सामने में है, उनको दुकान बंद करना पड़ा पश्चिम का, उसी प्रकार से अनेक राज्यों में बात आ रही है। यदि इसमें पुनर्विचार होती है तो भी मुझे लगता है कि देश के हित में है, प्रदेश के हित में है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय पूछ रहे हैं तो जी, एक बात आपने जो पेट्रोल का और डीजल का जो उठाया, क्रूड ऑयल का जो आपने उठाया है जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस बात उठा रहे हैं और जिस बात को लागू कर रहे हैं, आखिर वो केंद्र में पैसा जोड़ना नहीं चाहते, केंद्र के तिजोरी में वो पैसा डालना नहीं चाहते जी। जब भी इस देश में संकट आई है, जो परिस्थितियां आई है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने विचार करने के बाद में मैं यदि आज इस बात को बोलूं कि नरेंद्र मोदी जी का चावल यहाँ के लोग खा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का गैस का कनेक्शन उज्ज्वला में उपयोग हो रहा है, दूसरे किस्त आपका धन जन खाते में 500 रुपए आ गई, किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया। उसके अलावा भी जिन बातों को लेकर के आपको छूट दी गई कि आप 30% राशि 20% राशि का उपयोग कर सकते हैं, बाद में हिसाब किताब करेंगे, वास्तविक में प्रदेश के हालात को देख करके नरेंद्र में भी जो पैकेज जारी करने के बाद में ये अंतिम नहीं है जी। निश्चित रूप से हमारे जो वित्त मंत्री जी उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं, मंत्रियों के प्रमुख लोगों से बैठक ले रहे हैं। इस सारे देश के जनता के हित में उनके चिंतन है कि वो पैसा आएगी तो केवल सरकार के खजाना नहीं भरेगी, बल्कि उन जनता जो तकलीफ में है, आज जो वैश्विक महामारी के जो शिकार में है, ऐसे लोगों के लिए आने वाले समय में अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही है, क्या हम उनके लिए मदद कर सकते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है, उस सोच के साथ करते हैं। लेकिन मैं तो कई बार आपके इसमें मैंने जानना चाहा जी कि इस प्रदेश सरकार ने कोरोना के वैश्विक संकट के लड़ाई में आखिर उन्होंने अपने जो आपदा कोष से कितने खजाना से खाली किया, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, कितना उन्होंने पैकेज जारी किया, मैं आज तक नहीं जान पाया। चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, चौबे जी को मालूम होगा, लेकिन कितना उन्होंने जारी किया, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पारदर्शिता के साथ में आम जनता के सामने पहुंचाने का प्रयास किया। क्या इस प्रदेश के जनता को अधिकार नहीं है कि इस प्रदेश ने कोरोना को लेकर के जो खर्चे किए हैं उसको विस्तार के रूप में ना जाए, लेकिन बता तो सकते हैं। बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर लेने की मैं कोशिश करूंगा रविंद्र जी के पास में, लेकिन मैं एक बार फिर उपाध्याय जी के पास रुक कर रहा हूं। और उपाध्याय जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक रूप से सारी चीजों को देख रहे हैं, क्या आप निजी तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि यह जो फैसला केंद्र के स्तर पर एडवाइजरी के रूप में जारी किया गया, इसने पूरे देश में इस लड़ाई को कमजोर किया है? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया, पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, और जिस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, और उसका जो मकसद था कि कोरोना की जो संक्रमित चेन है उसको तोड़ना है, लेकिन कुछ जो 2-3 चीजें हुई, जो जैसे अचानक से दिल्ली से मजदूर निकाले गए, वहां लॉकडाउन टूटा, और उसके बाद इस शराबबंदी के तो जो हम नजारे देख रहे हैं, उसने तो पूरी चेन को ही ध्वस्त कर दिया है। अब चूंकि ये इसके रिजल्ट आने में अभी समय लगता है कि जो कोरोना का जो रिजल्ट है वो 14 दिन बाद आता है, तो जिस तरीके से लाइन लगी है, जिस तरीके से भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई है, जिस तरीके से लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, और उसमें भी कहीं जो 1 मीटर 2 मीटर की दूरी का पालन करने की बात कही गई है, उसका पालन कहीं नहीं हुआ है। तो अब इसके जो परिणाम आएंगे वो घातक ही होंगे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन हमें साथ ही सामाजिक जो कोरोना ने हमें नई सामाजिक व्यवस्था बनाने की एक जो व्यवस्था दी है, उसका भी हमको पालन करना पड़ेगा। जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई हैं,
वो शराब की दुकानें उस तरीके से नहीं खोली जानी थी। अगर खोली भी जानी थी तो उनका एक पूरा प्लान बनाना चाहिए था, किस तरीके से उनको खोला जाएगा, किस तरीके से लोग वहां आएंगे, किस तरीके से प्लान तो उपाध्याय जी सबने बनाया है, पर पालन कोई नहीं करा पा रहा है क्योंकि भीड़ टूट रही है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर रविंद्र जी की ओर रुख कर रहा हूं और दलगतबाजी नहीं करना चाहता। रविंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की बैठक के तमाम दृश्यों को देखा है। जी हिमांशु जी, मैं आधा मिनट में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। जी 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 हिमांशु जी, मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं धर्म जी, आधा मिनट में अपनी बात रखना चाह रहा हूं। जिस बात का आपने उल्लेख किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाकी भी मुख्यमंत्री जिस बात का अपन जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी विचार करें, क्या इस दारू को लेकर के, शराब पे नीति को लेकर के, अपने अपने प्रदेशों को लेकर के, कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसमें विचार करें, ये जनहित में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले हैं? क्या लिखेंगे? इस बात को मैं जानना चाहता हूं कि यदि वो लिखेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को हम लोग आग्रह करेंगे कि उसमें विचार होनी चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण बात धर्मलाल कौशिक जी ने की है, लेकिन मैं उसी सवाल को लेकर रविंद्र जी के पास में जा रहा था। रविंद्र जी, हमने मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के कई दृश्य देखे, आपने भी देखे। उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने यह आग्रह किया कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए, लॉकडाउन अभी कोई खोलना उचित नहीं है, लॉकडाउन के चलते ही हमारी स्थितियां बेहतर है, ये दृश्य देखे। लेकिन इस पूरी बातचीत के अंतर्गत किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा यह आग्रह करते हुए नहीं देखा गया कि शराब दुकानें खोलने की इजाजत अभी किसी को ना दी जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आपके तो परिवार की परंपरा रही है, कांग्रेस की विचारधारा आपकी रगों में बहती है, आपसे जानना चाहता हूं कि आप वाकई शराब के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से, सरकार की बात नहीं करता, कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद देश कर सकता है? निश्चित रूप से आपके प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण अंश है। अभी माननीय धर्मलाल जी कौशिक ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री को। पहले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक अपने खुद में हिम्मत जुटा लें प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने का। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्रियों ने, किसी मुख्यमंत्रियों ने शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री से आग्रह किया क्या, ये आपका प्रश्न है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, लगभग कोई भी मुख्यमंत्रियों ने नहीं कहा कि शराब दुकान खोलना चाहिए। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वास्तविक ठीक समय था इस देश में एडवाइजरी जारी करने के पहले इस पूरे विषय पे। आदरणीय उपाध्याय जी बार बार कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से शराब की दुकानें खुली, सारा 47 दिन का हमारा लॉकडाउन, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, सब कुछ ध्वस्त हो गया। जिस कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराते तक आपने सब कुछ रोक दिया, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये 2-4-5 हजार करोड़ का आबकारी का जो हमारी रेवेन्यू है, जो हमारा ड्यूटी है, उससे कोई प्रदेश को लाभ या हानि की बात नहीं थी। जरूरत होती है राज्य सरकारों को, लेकिन कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा, मैं आज भी इस बात के लिए कायम हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्र सरकार जी को, केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए अपने आर्थिक संसाधनों के लिए। जैसा आपने पेट्रोलियम और डीजल पे टैक्स की बात कही है, उनके 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्यूटी में राज्यों को क्या दे पाएंगे, ये बात का मुद्दा है। लेकिन कुछ दें और इस बारे में पुनर्विचार भी करें, उनको निर्णय लेना ही चाहिए। पुनर्विचार पर निर्णय लेना चाहिए, इस बात पर हमारे सारे पैनलिस्ट तैयार हैं। रविंद्र जी ने शर्त जरूर रख दी है कि धर्मलाल कौशिक जी और रमन सिंह जी अगर पत्र लिख दें तो फिर उनकी सरकार भी विचार कर लेगी। धर्म जी को अपने प्रश्न का उत्तर किंचित मिल गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शराब की दुकानें खुलवाने का फैसला हमारे देश की उस लड़ाई को कमजोर कर गया है जिस लड़ाई पर अभी तक देशवासी गर्व कर रहे थे। उम्मीद है चाहे राज्य की हो या केंद्र की, सरकारें इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मशहूर शायर मिर्जा गालिब का कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि दुख देकर सवाल करते हो, कि दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, तुम हर सितम बेमिसाल करते हो। मिर्जा गालिब जी ने जो ये कहा वो हमारे मौजूदा दौर के राजनेताओं पर बड़ा सटीक बैठता है। खुद ही दर्द देते हैं और उसके बाद में सवाल भी कर लेते हैं कि ये दर्द कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। शराब के संदर्भ में जो कुछ इस समय देश में घट रहा है उसके लिए भी जवाबदार ये हमारे राजनेता ही हैं।
उत्तर की अपेक्षा उन्हीं से हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।